बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता श्री भूपेश बघेल जी हैं और मैं बिना देरी के सीधा उनको निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। आदरणीय पुनिया जी और सभी मेरे पत्रकार साथियों, सभी को नमस्कार। आवाज कम आ रही है? आपसे ठीक है सर, ठीक है जी, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ भाई, बहुत लोग दबाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के चल अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी, पैडी में भी स्कैम हुआ। सारे राइस मिल में छापा डाले गए।
आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। अभी डीएमएफ में भी मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं। चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो सारे राजनीतिक सवाल भी पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहां गए भी थे, और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ईसीआईआर नंबर के वहाँ पहुँच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहाँ पहुँच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए। मेरे जो ओएसडी है, जो चूँकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है जो दैनंदिनी आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सीबीआई ने, आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी। अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में एफआईआर भी होता है, और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब यह है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए। एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है, और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहाँ से, 2-2 बार गए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहीं रात रुकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और चले आते हैं। तो कुल मिला के है कि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के, उसके कार्य को बाधित करके
उसको प्रताड़ित करें। और ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोग धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। रात रात भर, मतलब 45 घंटा लोगों को सोने नहीं दिए। रात को 10-11 बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं, लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे तो सारे जो पूछताछ है वो 11 बजे के बाद शुरू होती है। अमानवीय तरीके से निरंकुश हो चुके हैं जितने ये लोग संशोधन किए, तो बेतहासा उनको अधिकार मिला हुआ है। और जमानत तो किसी को होना नहीं है, 8-15 दिन, हफ्ते, महीने, दिन की बात नहीं, आप सालों पड़े रहिए, कोई जमानत उमानत होना नहीं। तो डर यही है, डर ये बताते हैं कि आप, हम जो कह रहे हैं उस जो पेपर लिख के लाए हैं उसमें दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो, और नहीं तो आप जेल जाओगे और जेल जाने के बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है। और इतने कम से कम उस छोटे से राज्य में 200 से अधिक आईटी और ईडी डीआरआई करके छापे पड़ चुके हैं। तो आज पूरे भय का माहौल है। केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है। संजय मिश्रा जी के बारे में तो जानते ही हैं, उनको टास्क मिला हुआ है 15 सितंबर तक के। अभी तब कल 23 अगस्त था, अभी तो 15-20 दिन और बचे हैं। तो जितना वो उनको आतंक फैलाना है वो पूरी ताकत के साथ करेंगे, क्योंकि उनके आकाओं ने एक्सटेंशन दी है तो वो अपने आका के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिलाया। आगे भी कुछ मिलने की संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति यदि काम करेंगे, ऐसे इस उद्देश्य से काम करेंगे, तो फिर प्रजातंत्र तो खतरे में है। दूसरी बात इसमें कहना चाहता हूं, यदि सत्ताधारी दल इस प्रकार से कोई कार्रवाई करे तो फिर कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे बेजा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है उसमें रोक लगाए। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? एक एक करके छापेमारी है, उसका छत्तीसगढ़ से क्या कनेक्शन है? शराब घोटाला जो झारखंड में चल रहा है, छापेमारी। देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो नीति बनाई भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, हमने तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया। और उसके बाद रेवेन्यू भी बढ़ाया, फिर भी छापा डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोयला घोटाला और शराब घोटाला और अभी महादेव ऐप, उसके बारे में नहीं बोल पाया मैं। तीनों में एक समानता ये है कि शराब घोटाले में डिस्टिलरों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके को धर पकड़ नहीं किया गया, उसकी संपत्ति की जब्ती नहीं की गई, बल्कि ये सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के द्वारा दिल्ली और बॉम्बे के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क किया गया और उनके बाद उसके अभय मिलने के बाद उसको उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नंबर एक। दूसरी बात, जो महादेव ऐप में अभी जो सट्टा चल रहा है उसमें हमने पूरी कार्रवाई की। मेरे पास सारे पेपर हैं कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त की, कितने लोगों की गिरफ्तारी की और कब से हम लोग कर रहे हैं। अचानक घुसे और जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए वो लोग कार्रवाई करना शुरू कर दी। जो महादेव ऐप के हमने तो लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया हुआ है, उसमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मतलब जो जिसके लिए काम हो रहा है उसकी गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही। कोयला खदान में जिसके लिए जो कोयला खदान चला रहा है उससे पूछताछ नहीं हुई, जबकि वो चीख के कह रहा है कि मैं इसके लिए काम करता था। शराब घोटाले में भी वही। तीनों में एक समानता है, जो मुख्य आरोपी है, जिसके लिए जो सबसे लाभार्थी है सबसे बड़ा, उसके खिलाफ ईडी आईटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये स्थिति है। संजीव बघेल साहब, बघेल साहब, जैसे महादेव के बारे में मैंने बताया कि जो व्यक्ति
उसमें रवि उत्पल है और सौरभ चंद्राकर, दोनों दुबई में हैं। तो हमने मदद मांगी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात यह है कि शराब के मामले में हम लगातार कह रहे हैं कि आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पत्र भी लिख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि चिट फंड घोटाला हुआ, उसमें मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, भाई हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लोगों को पैसा डूब गया है, हम लोग, हमारी सीमित दायरा है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, दूसरे राज्यों में संपत्ति बनाई गई है, उसका आप, उसके लिए आप मदद करें। तो आज तक कोई जवाब नहीं आया है। ये तो भारत सरकार का रवैया इस प्रकार से। बघेल साहब, संजीव पीटे, आपने कहा कि ये सारे जो रेड्स हो रहे हैं आपके करीबी लोगों के, आपके आसपास के लोगों के, ये सब इनका उद्देश्य राजनीतिक है। और आपने अभी ये भी कहा कि ऐसे में जैसे देयर इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, तो आपने कहा कि कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। तो क्या आप इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाएंगे और कोर्ट भी क्या जाएंगे? देखिए, सभी राजनीतिक दल एक बार गए तो उन्हें कहा गया कि हम सबको रिलीफ नहीं दे सकते, यदि केस टू केस कोई आए तो उसको रिलीफ मिलेगा। और निश्चित रूप से जैसे अभी जो लीकर वाले मामले में कोर्ट से रिलीफ भी मिला कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसके बाद भी ईडी ने खुद एक एजेंसी है और वो एफआईआर किया है नोएडा में। तो कितना इनका मेलाफाइड इंटरेस्ट है वो समझ आ रहा है। सर, मेरा सवाल यह है कि कल आपका जन्मदिन था और आपने एक ट्वीट किया कि बड़ा बहुमूल्य उपहार मुझे केंद्र सरकार ने दिया है। नाम लीजिए, मैं तो नाम लिखा हूं। हाँ, आपने अमित शाह जी का नाम लिया था उसमें कि बहुमूल्य उपहार आपको मिला है। मोहित जी, आप भी नाम नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं डरते किसी से। मैंने तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे 2 एसडी के यहाँ आपने ईडी का रेड कराया है, इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता है। उसके लिए मैंने आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि 200 से ज्यादा छापे छत्तीसगढ़ के भीतर जो है पड़ चुके हैं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, 1 से 2 महीने के बाद चुनाव वहां पे होने वाले हैं। चुनाव प्रक्रिया और चुनाव के ऊपर कितना बड़ा असर देखते हैं, खासतौर पे कांग्रेस के लिए इन छापों के बाद? देखिए, अभी तो मैं आपको और बता देता हूं कि 200-250 की टीम जाने वाले आईटी की, वो पूरे छत्तीसगढ़ में छापा डालेगी। तो ईडी आती है तो आईटी जाती है, आईटी जाती है तो ईडी आती है। हमारे यही क्रम चल रहा है और वही काम कर रहे हैं। मार पीट के, जैसे कहते हैं ना, बंदर को बोरे में पकड़ लिया, उसे पीट रहे हैं, बोल तो कुत्ता है। तो हमारे यहाँ स्थिति जबरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको पैसा दिया है, लिखो, इस राजनेता को दिया हो, इस अधिकारी को दिया हो, इसको नाम लो। यही चल रहा है और ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। बघेल साहब, अब उसमें पूरे प्रकरण मेरे पास पूरे केस हैं, मैं आपको कॉपी दे दूंगा कि हमने क्या क्या कार्रवाई की। और उसके बाद हमने खुद ही कहा इसमें जांच करें, लेकिन वो सीधा जो मुख्य आरोपी हैं, जो मुख्य खिलाड़ी हैं, जो ऐप चला रहे हैं, वैसे भारत सरकार करे क्या 28% जीएसटी दे दें फिर सब लीगल, क्योंकि वो क्रिकेट में भी कर रहे हैं और सब में वो सब बेट करा रहे हैं। तो उनको पकड़ने के बजाय केवल राजनीतिक जिससे लाभ मिल सके भारतीय जनता पार्टी को, उन पे आप कार्रवाई कर रहे हैं। आपका उद्देश्य जनता के पैसा बचाना नहीं है, आपका उद्देश्य ये है कि अपने आका को खुश करने के लिए राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई करना है। सर मेरा सवाल है, जी भाई, हमारे यहाँ 200 घरों में छापा पड़ गया है और दर्जनों लोग को जेल में ठूसने कार्रवाई कर दें, इसमें इमोशनल क्या बात है? ये तो सच्चाई है।
मेरे जो खनिज विकास निगम का अध्यक्ष है, बिना ECIR नंबर के दिन भर बैठे रहे उसके घर में। सन्नी अग्रवाल जो सन्निर्माण कर्मकार मंडल का अध्यक्ष है, बिना ECIR नंबर के आप 2 दिन तक के बैठे रहे, उसके भतीजे के साथ मारपीट किए। तो ये नहीं लगता कि बिना अपराध के आप किसी घर में घुस रहे हैं? बिना ECIR के आप माइनिंग डायरेक्टर को बोलते हैं कि कितने आप DMF में काम हुए उसकी जानकारी दो। आप जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें आप कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी रजिस्ट्रियां हुई है उसकी हमको कॉपी दो। किस तहत मांग रहे हैं आप? यदि केस कोई पर्टिकुलर केस है, इस केस से संबंधित इन व्यक्तियों के द्वारा कितनी संपत्तियां अर्जित की गई, कितनी रजिस्ट्री की गई, यदि ये मांगते तो समझ आता कि ये सही तरीका है। लेकिन पूरे प्रदेश में चाहे कोई भी खरीदे हो, उसकी संपत्ति की जानकारी मांगो, तो आपका मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। सर मेरा सवाल है जी सर, यहाँ पे आपके OSD से लेके सलाहकार सब ED की चपेट में आ रहे हैं, तो क्या अगला नंबर भूपेश बघेल का है? और अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो क्या आपको लगता है अगर ये सियासी साजिशें हैं तो इसके सियासी मायने क्या होंगे चुनावों में? देखिए, हम लोग ना छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मरने से नहीं डरते, न जेल जाने से डरते। नक्सलियों ने इतना मारा है लोगों को, हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए, और इन्हीं शासन काल में हुआ है। तो हम लोग मरने से भी घबराते नहीं, न लड़ने से डरते हैं। और जेल तो पहले भी भेज चुका है, विनोद वर्मा जी पहले भी भेज चुके हैं, अभी फिर से उसके घर में कल दिन भर बैठे रहे। मुझे भी भेज के देख चुके हैं। रमन सिंह ने भेजा था, 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। दूसरे के भी शौक है तो देख ले। हम लोग जेल जाने से डरते नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। जेरम मामले सच इसलिए सवाल नहीं आया है कि NIA हमको जांच करने नहीं दी। भारत सरकार, गृह मंत्री, सबको हमने पत्र लिखा, NIA के हेड को भी चिट्ठी लिखा कि भाई आप जांच कर चुके तो हमको दे दो, हम जांच करेंगे। यदि हम कमिटी उसमें SIT गठन करते हैं तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और एक बार नहीं 2 बार। तो आखिर किसको बचाना चाहती भारत सरकार? कौन षड्यंत्रकारी है, कौन आरोपी है, कौन अपराधी है? किसको बचाना चाहती भारत सरकार जो हमको जांच करने नहीं दे रही? सर, आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये आपका मुख्य मुद्दा होगा चुनाव में जाने का? इसको लेकर के क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? और एक चीज इसमें ये भी पूछना चाहूंगा, आपने खुद कोयला घोटाला, शराब घोटाला, क्या आप मानते हैं, आप भी मानते हैं कि ये घोटाले हुए हैं? और अगर हाँ, तो खुद आपकी सरकार ने इनकी जांच करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखिए, जहां तक कि कोयला की बात है, जितने कोल वासरी है सब जगह हमने रेड डाले, जो आवश्यक कार्रवाई हमने की, जितना फाइन हो सकता है वो हमने किया, और जिसके सही पाएगा उसको रिलीज भी किए। पहली बार हुआ है भारतीय जनता पार्टी, बता दे 15 साल में कुछ किया हो तो। दूसरी बात यह है, मैंने कहा, आप मेरे उत्तर को आपने ठीक से सुना नहीं है। कोयला घोटाले में जिसके लिए वो काम करते थे उसके बारे में लिख के भी दिया, वो कॉपी है मेरे पास, लेकिन आज तक उसे पूछा नहीं गया है। क्योंकि मैं नाम बताऊंगा तो छपे हुए भी नहीं मैं जानता हूं, इसलिए केवल इतना ही बोल रहा हूं। सर, जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है सरकार के खिलाफ, तो क्या कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ? आप दिल्ली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्यों दिल्ली में नहीं कर सकता? प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है मैदान में, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है। और जितने भी कार्रवाई कर रहे हैं उससे लोग, चाहे उद्योगपति हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, राजनेता हो, कार्यकर्ता हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी कलई खुल चुकी है। ये जितना करेंगे उतना उनको नुकसान होगा। बघेल सर, आप कह रहे हैं कि ईडी और IT चुनाव लड़ रही है बीजेपी, उनको आगे कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तो आपके खिलाफ कौन चेहरा है वहां? भाई, अरुण साहू जी का बयान आप देखेंगे, अब मोदी जी की बात नहीं करते, वो बुलडोजर की बात करते हैं, योगी जी की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं है मोदी जी की लोकप्रियता पर। अब वो योगी जी के सामने कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए बुलडोजर चला रहे हैं। अरुण साहू जी वहां प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते हैं हम बुलडोजर चलाएंगे। मतलब मोदी जी के लोकप्रियता पर उनको अब विश्वास रहा नहीं। और मोदी जी के लोकप्रियता पर इतना विश्वास है
तो ईडी आईटी क्यों भेज रहे हैं भाई? प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होने दो। सबसे बड़ी बात यह है, आप सही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनको आना नहीं है। पहले भी हमारे 71 सीट हैं, उनके पास 9 सीट हैं। वो दरअसल बात यह है कि वहाँ के खदान पे उनके मित्रों की नज़र है, और जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है उसके बीच में है, और इस कारण से अपने मित्रों को लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस कारण से ईडी आईटी का छापा लगातार पड़ रहा है। बघेल साहब, आपने कहा कि चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ रहे हैं। नहीं, सीबीआई नहीं है, हमने तो बैन कर दिया। आईटी, हाँ आईटी, ठीक है। लगातार बीजेपी चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो, किसी भी राज्य में जाती है तो सबसे पहले कहती है कि कांग्रेस या विरोधी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बताए। तो वहां पर क्या आपको लगता है कि रमन सिंह चेहरा होंगे, या ईडी चेहरा होगी, या प्रधानमंत्री मोदी चेहरा होंगे, या अमित शाह चेहरा होंगे? किसके लिए चुनौती आप देख रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज है। मैंने पहले बताया, नाम तो प्रधानमंत्री जी के ले रहे हैं, लेकिन कार्य बता रहे हैं योगी जी का। अब मोदी जी चेहरा होंगे कि योगी जी चेहरा होंगे? फिर तीसरा, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो घर बैठे हैं। अभी चुनाव आया, माथुर साहब थोड़ा सा गए, थोड़ा सा हंटर उंटर चलाए तो थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, अन्यथा ईडी और आईटी 3-3.5 साल से सक्रिय है। बॉस सर, आपने बघेल साहब, आपने कहा कि उनके मित्रों को फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या आपका इशारा गौतम अडानी की तरफ है, जो आप कह रहे हैं कि उनको नाम ले लूंगा तो कौन छापेगा? बॉस, मेरा सवाल सर, कि आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल सही बात है, मेरे पास वो भी लिस्ट है कि किन किन खदानों पे। देख, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो जितनी खदानी राज्य सरकारों के लाट की गई, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वो सबके एमडीओ वही थे। जो आयरन ओर है बेलाडीला का, वो भी उसके एमडीओ वही है। अब वो अड़ंगा हम बीच में हम लोग आ गए हैं। हाँ जी, मुझे तकलीफ नहीं है नाम लेने का, मैं सबका नाम ले दूंगा, लेकिन ये है, मैं कल अखबार देखूंगा या टेलीविजन चैनल देखूंगा, उसमें पट्टी में नाम तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। बघेल साहब, चुनाव की तैयारी छत्तीसगढ़ में चल रही है। आपने ये तो कह दिया कि ये जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, ये राजनीतिक विद्वेष की भावना है। लेकिन राजनीतिक चुनौती की बात करें, वहाँ पर चुनाव आयोग की टीम गई हुई है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठजोड़ में शामिल थी, लेकिन कुछ खटास बढ़ी है, और उससे पहले उन्होंने भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो मुकाबला अगर त्रिकोणीय होता है तो कांग्रेस के लिए क्या चुनौती होगी? बढ़िया है, केजरीवाल जी मीडियम कैसे बने रहना है उसके तरीका जान गए हैं। भैया, ये इंडिया जो गठबंधन है, मैं समझता हूँ 2024 के लिए है, ये विधानसभा चुनाव के लिए तो कम से कम नहीं है, ऐसा मुझे मालूम है। यदि विधानसभा चुनाव के लिए यदि इंडिया गठबंधन है तो मुझे अभी तक के संकेत मेरे पार्टी से मिल जाता, तो ये नहीं मिला है। लेकिन केजरीवाल जी को मीडियम बने रहना है, तो ये अच्छा तरीका है। वहाँ जाके 10 घोषणा उषणा कर आ गए हैं। पिछले समय जोगी जी चांदी की सड़क बनाने की बात बोले थे, सर ये भी कुछ करके आ जाए। सर, आपका मुख्य आरोप ये है कि मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, घोटाले तो हुए हैं, यही घोटाले, ये भी कपोल भाई। लीकर में आप बता दीजिए, लीकर में डिस्टिलरी वालों पर कार्रवाई सुनो तो भाई, यदि वो कह रहे हैं, मैंने यदि शब्द कहा, यदि है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि हमारा रेवेन्यू है 3,900 करोड़ से बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया, जबकि इस बीच में लॉकडाउन भी था। और सीएजी का 2 साल का रिपोर्ट भी है, 2019-20 और 20-21 का, वो सीएजी की रिपोर्ट भी है, उसमें कहीं गलत नहीं पाया गया। तो यदि घोटाला हुआ है तो सबसे पहले डिस्टिलर को पकड़ना था, जिनको बचाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मिली भगत और दबाव पूर्वक किया जा रहा है। दूसरा, कोयला की बात, कोयला के बारे में जब आपने पूछा, कोयला में घोटाला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के 85% जो कोयला खदान है वो एसीसीएल के पास है, मतलब भारत सरकार के जो उपक्रम है उसके पास है। एक भी अधिकारी पूछा गया है क्या? उसके सुरक्षा अधिकारी हैं, यदि कोयला चोरी हुआ है, वसूली की गई है तो उसके अधिकारी हैं, है ना, सिक्योरिटी है ना, वहां अधिकारी हैं, उससे क्यों पूछताछ नहीं है? भाई कैसे कोयला चोरी हो गया, कैसे यहां से वो पैसा वसूली किया जा रहा है? किसी से पूछा है? नहीं पूछा है, तो फिर घोटाला कहां से हो गया? और जो सारी संपत्ति चीख चीख के कर रही है, सारे संपत्ति को 4 बार आप
सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं, तब भी 150 करोड़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए सरकार को बदनाम करने कुछ घोटाला उटाला हुआ नहीं है। सर, जिस तरीके से आपके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पे कल रेड पड़ा, क्या इनडायरेक्टली वे में आप पे वो रेड था, या फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि ईडी अपना काम कर रहा है तो इस पे विपक्ष पार्टी या फिर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है? जैसे रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ, बहुत सारे पत्रकार मित्र भी गए थे, हिंदुस्तान भर के हमारे डेलीगेट आए थे, पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट। उसी दिन रेड डाला गया और बिना ईसीआईआर नंबर, समझ रही ना, बिना ईसीआईआर के, मैं नाम भी ले रहा हूं, गिरीश देवांगन जो पूरा व्यवस्था देख रहे थे, सन्नी अग्रवाल व्यवस्था देख रहे थे, उस रामगोपाल अग्रवाल वो व्यवस्था देख रहे थे, उसके घर में छापा डाला गया। तो आपका उद्देश्य क्या था? महाधिवेशन को असफल करना चाहते थे, ठीक है ना। विनोद वर्मा जी मेरे राजनीतिक सलाहकार है, राजनीतिक कामों को देखते हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, पूरी रणनीति भी बनाते हैं, सब हो रहा है। यदि विनोद वर्मा को डिस्टर्ब करोगे तो हमारे सारे कार्यक्रम डिस्टर्ब होंगे। तो है ही इनडायरेक्ट, क्या वो तो पूछ ही लिए, आपको गिरफ्तार करेंगे हम। हमने कहा आ जाए भाई, साहब बहादुर कौन रोक सकता है? बघेल साहब, आपने कहा 200 रेड हुई छत्तीसगढ़ में अभी तक, इसमें से भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं इन 200 में? खोज एक भी नहीं है दोस्त, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। यही तकलीफ है कि ये ईडी वाले कैसे जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले बयान देते हैं और वैसी कार्रवाई होती है, और उसका जो प्रेस विज्ञप्ति है वो भी हूबहू वही शब्द भी आगे पीछे नहीं होता, ऐसी विज्ञप्ति निकलती है। ठीक है, चलिए। जी जी नहीं, हाँ मैं अकेले नहीं हुए, मेरे साथ मेरी पूरी पार्टी है। जैसे कार्रवाई हुई कल देख लिए, केसी वेणुगोपाल से लेकर सारे नेताओं का ट्वीट आया, सबकी फोन हुई, राहुल जी से मेरी बात हुई, प्रियंका जी से मेरी बात हुई, सब लोगों ने कहा कि उसको अकेले नहीं पड़ी। और भाई ऐसा है, जब हम उसको प्लेटफॉर्म में जब डिमांड करेंगे तो समर्थन नहीं देंगे तब ये सवाल उठेगा। अभी तो हम लड़ ही रहे ना। ठीक, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी का अंतिम सवाल है, जिस तरह से आपने कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहा कि मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया गया है, आप रिटर्न गिफ्ट में उन्हें क्या देंगे और कब देंगे? हाँ बिल्कुल, ये नवंबर के जब रिजल्ट आएगा है ना, तो उसमें 75 प्लस देंगे। थैंक यू। क्योंकि सर आते हैं दिन भर की बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है।